गुरु रामनुज साहब जी सांडिल जी महाराज पीठाधीश्वर शेंगेश्वर धाम प्रयागराज, संस्थापक एवं अध्यक्ष आदरणीय विवेकानंद जी, सह संस्थापक एवं महामंत्री आदरणीय सुदेश पांडे जी, सह संस्थापक एवं कोषाध्यक्ष आदरणीय संजीव रजक जी, आदरणीय बबीता वर्मा जी, आदरणीय फर्रुख हसन साहब, आदरणीय अंकिता शुक्ला जी, आदरणीय अनिल वर्मा जी, आदरणीय विवेक मिश्र जी, आदरणीय अविनीश यादव जी, आदरणीय अखिलेश मिश्र जी, आदरणीय सुमन भटोनिया जी, आदरणीय विपुल मिश्र जी, आदरणीय रितेश मिश्र जी, आदरणीय नरेंद्र गंगवार जी, आदरणीय योगराज सिंह जी, आदरणीय राजीव त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित तथा सामने खड़े, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी हमारे शिक्षक साथीगण, पत्रकार मित्र। सामान्यतः प्रति ढेर सारे कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन आज ऐसे कार्यक्रम में आए हैं कि मन एकदम अंदर से खुश है। शिक्षक सृजन कर सकता है, यह हम लोगों ने बहुत पहले सुना। ये हम सबको हमारे पूर्वज चाणक्य जी ने कहा कि शिक्षक में सृजन की क्षमता होती है। पीएससीटी ने दिखा दिया ये कि आपस में हम सहयोग को एक मंच पर ले आए तो कोई भी असंभव काम हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कोई 600 काल यानी 6वां साल ही हुआ है और बिहार सहित कई राज्यों में आपके कार्यों की सराहना होते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु भी, केरल भी आपने अपने आप को जोड़ लिया है। मुझे लगता है ये संगठन भारतवर्ष का शिक्षकों का सबसे बड़ा संगठन है। भले ही कोरोना महामारी के काल के समय संगठन शुरू हुआ हो, लेकिन इसका भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है। आपातकाल में शुरू किए सभी कार्य, जब कभी मुसीबत में आप होते हैं उस समय जो मन में विचार आते हैं वो कहा जाता है कि ईश्वर के विचार होते हैं। और ये आपका जो संगठन है सिद्ध करता है। आपने दुर्घटना देखा, दुर्घटना के उपरांत कोरोना महामारी के काल में संगठन बना और वो संगठन इतना विशाल स्वरूप ले लेगा, उसकी सदस्य संख्या मात्र कुछ वर्षों में 4,67,000 से अधिक हो जाएगी और केवल उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में इस संगठन की चर्चा होगी। मैं सभी जो इसके प्रायोजक टीचर्स हैं, हमारे भाई हैं, जो इसकी व्यवस्था से जुड़े सभी का मैं सैल्यूट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सरकारें भी आप की, सरकार भी सहयोग किससे ही चलती है। सरकार का कोई व्यवसाय नहीं होता, सरकार टैक्स लेती है और हमारे अर्थशास्त्र के प्रणेता हमारे ही भारत के, उन्होंने कहा था कि राजा को टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे सूरज जल को सोख करके बादल के माध्यम से बरसाता है, पता ही नहीं चलता कि जल ऊपर पहुंच गया और जब आवश्यकता होती तो बादल शरबत वर्षा करके हर व्यक्ति को जल देता। ये सरकार आपकी सरकार है, आपकी वोट की ताकत की सरकार है, ये लोकतंत्र है। लेकिन आप सबने जिस ढंग से काम किया है, इस पैटर्न पर पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारियों को काम करना चाहिए। सरकार आपकी है। आपने बहुत लंबे समय से डिमांड किया था कि कैशलेस योजना से हमें जोड़ा जाए, क्योंकि उसमें विसंगति ये थी कि आप सब परिषद के कर्मचारी थे। सरकार के कर्मचारियों को तो मिलता था, राजकीय इंटर कॉलेज को मिलता था, लेकिन परिषद के होने के कारण वो मामला फंसा था। मैं मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आपकी तरफ से अभिनंदन करता। एक लंबे अरसे की डिमांड को उन्होंने पूरा किया और आज एक और आपके
शिक्षकों के खाते में एक और योजना जुड़ी। आज सुबह हम 10:30 बजे उच्च शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों को इस योजना से जोड़ पाए आज के ही दिन। तो आज हमारे सभी शिक्षक इस योजना से जुड़ गए हैं। आपको कैशलेस योजना से जुड़ करके अच्छा लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि केवल कैशलेस ही नहीं, बगैर अतिरिक्त संसाधन जुटाए स्टेट बैंक के सहयोग से व्यवसाय हुआ, आपको दुर्घटना बीमा का भी लाभ मिल रहा है। मैं बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और केवल बेसिक शिक्षा ही नहीं, माध्यमिक, नॉन एडेड, एडेड, उच्च शिक्षा के सभी प्रोफेसर्स को, टीचर्स को इस व्यवस्था से जोड़ने में सफलता मिली। और भी जो आपने कहा है, इसको हम विवेकानंद जी ने जो कहा है कि 62 के बाद भी लागू, बात तो सही है आपकी, बात तो कम है। ये जो अभी आपको कैशलेस योजना मिली है, ये तो मन की शांति है कि थोड़ी बात हो तो काम निकाल लेते हैं। ये अभी जरूरत थोड़ी पड़ेगा, भगवान ने करे कोई बीमार पड़े, लेकिन कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी हो तो कार्ड रखा है, तो मन की शांति के लिए। लेकिन 62 के बाद जरूरत पड़ेगा वास्तव में, तो उस समय क्या होगा? उस समय तो हम व्यवस्था कुछ कराते हैं, बात करते हैं, तो कुछ आपकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, कोई रास्ता जरूर बनेगा। मैं आपकी बात को पूरी तरह से मजबूती से रखूंगा कि बनाना ही बनाना है। दूसरी बात आपने रखी, विशेष अवकाश, वो भी मुझे जायज लगता है। 13 दिन वाला तो लेकिन घर में कोई मुसीबत आ जाए तो ये हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी है। घर में मुसीबत हो जाए, सबके माता पिता हैं, तो अगर वो स्वर्ग सिधारते हैं तो हम पूरे परिवार को इकट्ठा देखें एक साथ, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो हमारे जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो इस बात की तब तक कोई व्यवस्था करें कि हमारे टीचर्स अपने घर पर अपने माता पिता का अंतिम सरकारी तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जरूर रखूंगा कि कोई रास्ता निकाला जाए। और क्लियर के लिए भी हम जरूर बात रखेंगे कि आपको आवश्यकता पड़ जाए कहीं मैरिज एनिवर्सरी है जैसा आपने कहा, तो उसके लिए भी व्यवस्था हो। ससुराल जाने में भी वो रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन के भी अगर एक दिन ज्यादा साली साहिबा रोक ले तो हमें याद है पहले हम लोग, जब आप लोगों की उम्र नहीं, जब हम लोग छोटे थे, तो जो सीनियर लोग हम बताएंगे, पहले 3 तरीके की चिट्ठी होती थी। एक तो पोस्ट कार्ड था। पोस्ट कार्ड आप नए लड़कों को देखा नहीं, मैं देखा है, सबने देखा है। और अंतरदेशी और लिफाफा देखा। अब ये चीज नहीं देखा होगा, मैं बता रहा हूं। नहीं, उसका उपयोग जब मैं बता रहा हूँ वो नहीं देखा होगा। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारी सिस्टर की विदाई हुई, तो हम 10 साल के रहे होंगे। हमारी सिस्टर हमसे करीब 40 साल बड़ी है। वो लगभग इस समय मतलब उनकी हाँ मतलब बहुत बुजुर्ग हैं, तो उनके नाती पोता से 4थी पीढ़ी के सामने आ गया। तो अम्मा बताती, जब वो विदा होने लगी तो बहुत पहले रोते थे सब। पहले पीनस पालकी आती थी, फिर जो है बैलगाड़ी और गाड़ी सोता था, फिर उसके बाद जो है जीप भी आने लगी। जीप, कार नहीं, जीप आती थी, तो उससे विदाई होती थी। फिर होने लगा तो विदा होने लगे, तो फिर 10 कदम से ऐसे चलती थी, तो नाउन होती थी, पानी पिलाती थी, उसमें एक सिक्का डालती थी। आप लोगों के होता है? तो अम्मा दौड़ के गई, कान में कहीं कि बिटिया चिंता न करना, अगर ससुराल में देवर नंद कोई तंग करे तो चिट्ठी लिख देना, और बक्सा सबसे नीचे अंतरदेशी लिफाफा पोस्ट कार्ड रख दिए। यही कहा जाता है कि नहीं? आप लोगों के सामने नहीं होता होगा, दादा बैठे दादा के सामने होता होगा। होता था दादा? होता था कि नहीं होता? और फिर दौड़ के जाती थी। अम्मा की कलक देखिए, उनका हृदय
जब बेटी को विदा करते हैं माता पिता तो उनका यहाँ जो हृदय है एकदम धक धक करता है, क्या होगा, नया जीवन, नया परिवार, बहुत कष्ट होता है मन में, लेकिन खुशी भी है, कष्ट भी है, ये सबके साथ होता है। आप जब माता पिता बन करके अपनी बेटी को विदा करोगे तो कितना कष्ट होगा उसका। मैंने बेटी की शादी की तो फिर दौड़ के जाती है कि बिटिया अगर अंतरदेशी पोस्टकार्ड लिफाफा नंददेव छीन ले तो तुम बैरन चिट्ठी लिख देना। बैरन के बारे में आप लोग भूल गए, नहीं जानते। बैरन चिट्ठी की खास बात यह है कि वो मिलेगी उसी को जो पाने वाला। 5 रुपए टिकट बजाय 10 रुपया लगेगा। और पोस्टमैन ऐसी चिट्ठी रात में दिन में सो रहे हो तो नीचे से खिसका के नहीं जाएगा, वो जगाता नहीं। आज की अगर साधारण डाक से चिट्ठी आई है तो ऐसे पोस्टकार्ड डाल के चला जाएगा, आपको जगाएगा नहीं। घर में है कि नहीं पूछेगा भी नहीं, लेकिन बैरन चिट्ठी उसी के हाथ में मिलेगी और दुगना स्टैम्प देना पड़ेगा, यही है ना। तो आपका जो मांग पत्र है इसको मैं बैरन चिट्ठी कहूंगा। आपको तो एक ऐसा संगठन टीएससीटी जिंदाबाद जिंदाबाद, जो यदि कोई दुर्घटना हो जाए, 4,67,000 लोग एक मंच पर खड़े हैं और 15-15 रुपया भेज करके कितनी बड़ी रकम इकट्ठा कर लेते हैं। कितनी बड़ी रकम? 50 लाख रुपया बगैर किसी बीमा के। बीमा कंपनी वाले भी आपका चरण पकड़ लेंगे। बीमा कंपनी वाले कहें भैया काहे की दुकान बंद करें, बड़े बड़े बीमा कंपनी वाले। अच्छा वो सब क्या, बीमा कंपनी पैसा तो आप ही के पैसे से खेल हो रहा है। आप ही के जो किस्त है उनसे पैसा लेकर के पूरा देश चला। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं पूरी टीम का पुनः और किसी की बिजनेस माफिया करोगे, केवल 1 रुपया तो चलता ही नहीं है, कुछ मिलता नहीं, कंफर्ट बिस्कुट पे नहीं मिलता। वो आपने सही कहा कि लिफाफे में केवल चिपकाने के लिए काम आता। और 1 रुपए से आप जो है कितनी बड़ी रकम भेजते हैं। 51,000 रुपया जिस बेटी के हाथ में जाएगा तो उस बेटी का कोई एक आइटम, मान लीजिए बनारसी साड़ी 4-5 मिल जाएगी। जो बनारस से लोग आए कि नहीं आए? अब 10,000 की साड़ी होगी तो 5 साड़ी होगी, और भी बड़ा आइटम मिल सकता है। तो मतलब पचहण दी जाती है, पचहण जानते हैं, 5 बर्तन दी जाते हैं। जैसे अब पहले तो बटुरिया दी जाती थी, बटुरिया चली नहीं। अब तो प्रेशर कुकर आ गया। पहले बटुरिया, परात, तसला, चौकी बेलना यही सब दिया जाता था। क्यों भैया? अब तो वॉशिंग मशीन हो गया है, डिनर सेट हो गया है, यही है ना सर। तो कुछ बड़ा आइटम दे सकते हैं। अच्छा है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वास्तव में जो हमारे बेसिक शिक्षा के टीचर्स हैं वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जमीन पर काम करते हैं। शिक्षक भी है, सरकार के सहयोगी भी हैं। कोरोना महामारी का काल हो, सामान्य दिन हो, SIR कराना हो, सब कुछ आप करते हो और विपरीत परिस्थितियों में करते हो। हर परिस्थिति में खड़े रहते हो सरकार के साथ। मेरा केवल एक अनुरोध है, जो कि आप सब मेरे परिवार के सदस्य हो, हम भी मेंबर बन सकते हैं। अब TSCT में तो बनाएंगे नहीं, हमें NSCT में बनाएंगे। तो हमारा नंबर भी जोड़ दो भाई, हम भी आयोजन करेंगे। देखो समाज में इस समय जो स्थितियां चल रही है, इसको भी हमें को कंट्रोल करने की जरूरत है, व्यवस्थित करने की जरूरत है कि क्या उसकी नहीं बताओ। इस हो क्या रहा है, इसके राज्य में क्या हो, हमारी नई पीढ़ी क्या कर रही है। हमको ठोक बजा के तैयार करना। हम लोग पढ़ने जाते थे, मैं भी प्राइमरी पाठशाला कहीं पढ़ रही थी, मुझे गर्व है कि हरदोई से लोग आए हैं। मैं गंगा रामपुर प्राइमरी पाठशाला का विद्यार्थी रहा। मैं
प्राइमरी पाठशाला का प्रोडक्ट हूँ, कक्षा 1 से 5 तक में हूँ। और उस समय मुझे कितना याद है, भगवान दास मास्टर हेड मास्टर होते थे, जगदीश मास्टर हमको इंग्लिश पढ़ाते थे, उस समय इंग्लिश। और जान लो उस समय तो, अब तो सब बदल गया सिस्टम। हम लोग सुबह जब स्कूल जाते थे तो उस समय घड़ी सबके पास नहीं होती, तो जैसे स्कूल के प्रांगण में एक हौज थी पानी की, तो पानी भरने के लिए पहले इतने अच्छे संसाधन नहीं थे, सबके घर में हैंडपंप कुआं होता था या पास में तालाब था, तो 2 बाल्टी पानी कोई जो समझदार बच्चा होता लेने भी जाता था, वो हौज में डाल देता था। तब जानते हो ये चाक भी नहीं था, चाक तो शहरों में था। खड़िया जानते हैं, खड़िया और लालटेन की करिखा, पाटी को पोत करके करिखा से, फिर भादा लगा करके चिकना करके, फिर उसमें खड़िया से लिखते थे और उसको बेहतर चमका कर लिखते थे। एक तरफ छोटा बड़ा, एक तरफ गिनती 1 2 3 4 5, अंग्रेजी गिनती नहीं थी, यही था ना। और उसके बाद क्या होता था, एक लड़का जो सबसे तेज होता था उसको सिखा दिया जाता था पहाड़ा, वो चिल्लाता था दुक्कम दुइया, पीछे सब चिल्लाते थे दुगुना चार, यही था ना, बताओ ना। और पूरी पढ़ाई 2 ढाई बजे छुट्टी होती थी, मुझे याद आ रहा था, हल्का फुल्का, तो घड़ी नहीं थी, तो हमारी जो स्कूल का कमरा था उसकी कमरे में खिड़की में ग्रिल भी नहीं, तो हम लोग धूप आती थी तो धूप को जान के समझ जाते थे, धूप अगर यहाँ आ जाएगी तो छुट्टी का समय आ गया, तो एक ईंटा से वहां गड्ढा बना देते थे, धूप अगर लेके आएगी तो छुट्टी का समय। और स्कूल से घंटी बजती थी तो बच्चे ऐसे भागते थे जैसे किसी बंद जगह से, किसी मतलब जेल से बच्चे निकाले, और बड़ी तेज शोर करते थे, मतलब टीचर कुछ भी को कुछ हो करके पूरा भागते थे। और अब उसमें क्या होता था, स्कूल छुट्टी हो गई, अब गांव है तो क्या हो, तो उसमें कुछ बच्चों से लड़ाई भी आपस में होती थी, तो पहले दवात आती थी, दवात कक्षा 1 2 में खड़िया थी, 3 से दवात मिल जाती थी, दवात के साथ में कोरस टिकी आती थी स्याही की। अब तो पता नहीं आती कि नहीं स्याही कैसे, अब कोरस टिकी आती है, अब कोरस टिकिया घोल के लिखते थे, तो उसमें सुलेख बोला जाता है। मास्टर साहब लाल पेन से, कोई सेठा वाली कलम से हेडमास्टर साहब बनाते थे, उससे लिख देते थे कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण, ये सब कठिन, सब शत्रुघ्न। अब हमको नीचे नीचे लिखना है और लिख करके धूप में सुखाना है, और उसमें स्याही चमकीली होती थी जैसे गोल्डन चमकता था नीले को, सीनियर लोगों को याद होगा। और उसके बाद अगर किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या डंडा छोटा बड़ा हो गया तो भगवान दास मास्टर साहब इतना बड़ा डंडा रखते मतलब 10 20 सुताई। मैं बता रहा हूँ हम लोग खूब पिटे हैं, जरा सा अगर सेवा हो गया लाइन। आज भी अगर आप देखिए, जैसे अगर हमसे आप लिखवाओ ना तो हमको सुलेख वैसे ही लिखना आता है जैसे मैंने कक्षा 5 में कहा। ये उसी का परिणाम है, ये बेसिक शिक्षा का ही परिणाम है कि आज हमारा राइटिंग हिंदी की आपको कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। अब उस समय आजकल क्या, अभी क्या है, मास्टर की साइकिल हम लोग साफ करते थे, और स्कूल में क्यारी भी हम ही बनाते थे, गेंदा ला करके वो उखाड़ के लगाते थे, मास्टर गेंदा लाते थे, उसकी पौध लगाना, फिर गेंदे को सुरक्षा देना, ये सब काम विद्यालय को साफ सुथरा करने का हम ही लोग। और तब से लेकर के आज तक जितने भी लोग हैं, भले कितना विद्यालय खुल जाए, लेकिन बेसिक शिक्षा की जो पढ़ाई है वास्तव में उत्तर प्रदेश और देश को मजबूत करने का। हमें और पढ़ाई को चिंता, हम जाते हैं स्कूल के भ्रमण पर, जब आजकल जाते हैं तो स्मार्ट क्लासेज हो गए, कायाकल्प योजना में बाउंड्री वॉल बन गई है, फर्नीचर मिल गया है, स्कूल ड्रेस मिल गए हैं। पहले तो बैठने के लिए फट्टा हम अपना बगल में दबा जाते थे, अब तो पहले फट्टी नहीं थी, फट्टा अपना बोरा ले जाते थे, बिछाते थे, बैठते थे, पार्टी ग्रुप का अपना और अपने साथी अपना फट्टा ले जाते थे। अब तो भैया स्कूल ड्रेस भी मिला, जूता मोजा मिला, पाठ्य पुस्तकें मिली। और पहले क्या होता था कि कक्षा 2 में हम गए तो हमारा जो बड़ा भाई है कक्षा 4 किताब थोड़ा तो हमें मिल जाती थी, उसकी रिपेयरिंग थोड़ी अम्मा कर देती थी, जिल्लुल बना देती है, तो था। अब पुरानी किताबें दिखती नहीं मुझे, दिखती है वो पुरानी किताबें कहाँ जा रही हैं? आप सोचो कि पुरानी किताबें, अच्छा एक और था, जैसे हम बड़े हो गए तो हमारे बड़े भाई जो थे जाड़े में कभी भी जा लीजिए
जाड़े में बड़े भाई को तो नया कोट बन गया, छोटे भाई को कोट पलटवा दिया जाता है। याद है आप लोगों को? नहीं है। अब उसके काज इधर बजाय उधर हो जाते हैं। अब कौन देखता है? सब बहुत पैसा हो गया सबके पास, अब कोई नहीं पहनता है। कॉलर कट जाता था, किसका कॉलर कटा है बताओ, बताओ ना आप लोग। अब तो सब ठीक ठाक है ना। तो एक बात मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा मुझे याद आ गई बचपन की, जब बेसिक शिक्षा के साथ बैठे तो हमें अपनी बचपन की याद आ गई। 2-3 बातें मुझे करना है, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध वर्ग से हैं और प्रदेश देश को अच्छी तरह जानते हैं। सही बात बताना, 17 से हम आज खड़े 26 में। क्यों भैया ऊपर वाले शांत क्यों है? 26 में खड़े हैं ना, हम बात करें भाषण नहीं चाहिए। 17 से 26 में आज कई साल हो गए? 9 साल में यूपी में कुछ परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सही बताओ। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, कोई इसमें कोई हम नहीं चाहते कोई पार्शलिटी वाली बात हो। परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं बताओ? 17 पहले का हाल रहा है, कोई एक आदमी बताओ। हम बताइए, आप कहिए। देखो आपको कहें थोड़ा संकोच लगे, अरे मोबाइल चला जाता शाम को 5 बजे नई मोटरसाइकिल अगर मिले हो और प्रयागराज से तुमका कहीं जाए पड़ जाए मांडा, मांडा कुबेरी मेरा जा नहीं सकते हैं विवेकानंद जी, पूछो जा पाई है, पता चले कि गई। हमारी बहन बेटी अगर शाम को कुबेरी मेरा हो गई, सूर्यास्त हो गया, तो अम्मा चिल्लाने लगती थी जल्दी आओ बिटिया, जल्दी आओ बिटिया। बिटिया नहीं मजबूरी में जाना तो भैया साथ जाए, भैया नहीं तो पिताजी जाए, पिताजी नहीं तो अम्मा खुद ही जाए, बिटिया अकेले नहीं जाती, जा सकती थी बताओ तो? नहीं। और स्कूलों में तो हाल आप देखिए, सड़कें अच्छा कैसी थी बता दो जरा। सड़कें एकदम टूट ही रहा है कि नहीं बताइए सड़कें? अब सड़कें एकदम सरोवा बनी है कि नहीं बताना? एकदम बढ़िया बनी कि नहीं बनी? और तो ऐसा बन गया कि प्रयागराज से बैठिए तो सीधे मेरठ चले, मेरठ से हरिद्वार चले जाइए, 5 घंटा 6 घंटा, बुंदेलखंड चले जाइए, लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेस में बैठिए बलिया चले जाइए। बिहार के साथी आए होंगे, बिहार जाना तो पूर्वांचल से जाइए, 5 घंटे में आप पटना पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन बेहतर बने, बिजली सबसे जरूरत काम, बिजली वाले बैठे 17 से पहले जाते बत्ती का हाल क्या था? 17 से पहले बत्ती का हाल ये था कि 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में। बताओ ना आपको? सही है ना? हमारे यहाँ जब गीला फूफा आते थे तो पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की? क्या कहते थे बताओ? क्या कहते थे? सही कह जनरेटर चलता था, इन्वर्टर चलते थे, डीजल का धुआं लेते थे। अब जनरेटर इन्वर्टर की हमें लगता नहीं जरूरत है। अस्पतालों का क्या हाल था? इस राज्य में 47 से 1947 में आजाद हुए और 2017 तक मात्र 40 मेडिकल कॉलेज, 17 निजी और 23 सरकारी, बाकी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। आज हमारे पास 83 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ, और कुछ ये बच्चे वो भी मेडिकल कॉलेज, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल बेहतर है। अच्छा, एक सुनिए आप शिक्षक एक चीज और देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय हमारी 17 से मुकाबले में 3 गुना हो चुकी है। आप नहीं इंटरनेट पे चेक करिए, और बजट भी हमारा 3 गुना हो चुका है। सुरक्षा, आज उत्तर प्रदेश में कोई भी लिस्टेड क्रिमिनल माफिया नहीं, कोई भी नहीं, नॉट ए सिंगल। आपसी व्यवस्था में जो झंझट होते हैं उसमें कड़ी कार्रवाई, अपना पराया नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के तहत। मैं इसलिए बात कह रहा था आपसे, ये प्रसंग नहीं था, समय आ गया है हमारा भी इम्तिहान। क्यों भैया कहने बोल रहे इम्तिहान आ गया है ना? तो हम तो आपके वकील हैं, मेंबर भी हैं, वकील साहब प्रशांत जी बैठे ना, तो हम भी वकील हैं यार, वैसे रजिस्टर्ड वकील नहीं है, तो हम आपके वकील बनकर के जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास, ठीक है? अब आपका वकील कुछ कह रहा है तो उसकी बात को तुलनात्मक अध्ययन करना। हम ये नहीं कहते कि हम ही अच्छे हैं, ये भी समझ लो,
हम कोई जब थोप नहीं रहे कि लोकतंत्र में सबको अपना अपना स्वतंत्रता है। अब हम जैसे घर में जाते हैं, हम छोटे से थे, कक्षा आगे पढ़ते रहे होंगे, तो पिताजी ने झोला पकड़ा दिया, सब्जी लेके आओ, अनमने गए, पहले सब्जी खरीदने तो मन करता नहीं, कोई छोटा मोटा कौन घर के काम में झंझट पड़े, तो गए दुकानदार को पैसा दे दिया, सब्जी भर लाए, तो पिताजी नाराज हो गए। ठीक है, पिताजी गुस्सा गए। जो हमारे गांव के लोग समझते होंगे, गांव में डंडे को समझावन लाल कहते हैं। लाए जब समझावन लाल समझ गया आज पिटाई होगी, तो फिर अम्मा हमारी कहीं भैया हम तुम्हें सिखा देते सब्जी कैसे खरीदी जाए। अगर भिंडी खरीदना तो उसकी पूछ तोड़ के देख लो। जो भैया सब लोग सब्जी खरीदते काहे नहीं बोल रहे हैं, यही है ना। बस पूछ तोड़ोगे तो सब्जी आपको खाने लायक मिल जाएगी, लेकिन दुकानदार तोड़ने नहीं देगा, झंझट बहुत होता है। अगर हर भिंडी की पूछ तोड़ ले दुकानदार के बीच में नहीं करेगा, तोड़ने थोड़ी देगा, बहुत बवाल होता है। अम्मा तो कहेगी लेकिन तोड़ने कहाँ दे रहा है। फिर लौकी खरीदो तो उसमें नाखून लगा के देख लो तो खाने लायक है, क्यों भैया बताते करने सही है ना। लेकिन उसके लिए दुकानदार भी झंझट है। दुकानदार ये सब करने नहीं देगा, आपको आंख बचा के करना पड़ता है। दुकानदार देखेगा दाएं बाएं से धीरे तोड़ लेगा, यही है ना। आप सोचो 20-30 रुपए की सब्जी खरीदने के लिए दुकानदार से पंगा लेना है, यही है ना। और जब लगता है सर अभी भी यहाँ जी खरीदने जाते हैं, लगता है अभी भी यहाँ अगर घर चलाना है भैया तो काम करे तो अब सोचो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब हम अपने नेता का चयन करते हैं, सरकारों का चयन करते हैं, तो वोट लोग कैसे मानते हैं कि हम तुम्हारी बिरादरी के हैं, हम तुम्हारे समाज के हैं, हम तुम्हारे धर्म के, क्या उचित है क्या बताना जरा नहीं है। जब देश की तस्वीर और तदबीर बदलना है, प्रदेश की तस्वीर और तदबीर तय करना है, तो वोट क्या जाति धर्म पर देना चाहिए कि मेरिट पर देना चाहिए। आप लोग इस मेरा ये कहना, आप नैरेटिव आप तय करो, आप कौन बेहतर है ये आप तय करो। हम ये नहीं कहते कि हम ही बेहतर है, हम ये नहीं कहते कि योगी जी ही बेहतर है, आप तय करो ना। आपको अधिकार है तय करने का लोकतंत्र, आप तय करो कौन बेहतर, आप तय करो कौन बेहतर है। और भाई देखिए कॉमर्स के विद्यार्थी एक दो तो आ ही गए होंगे, कोई कॉमर्स वाला है विद्यार्थी, देखिए बताइए। कॉमर्स के विद्यार्थी जानते हैं कि जब साल का अंत होने लगता है तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसको बनाते हैं तलपट कहते हैं, जरा आप बताइए, हमारे भी तो मिल गए। और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो 5 बरस होने जा रहा है, तो आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाओ, देखो कौन बढ़िया है, अच्छा बुरा क्या है। बनाने के समय आ गया है ना, तो जो अच्छा है उसे चुन लो और अच्छा होता है। और हमारी जिम्मेदारी देखिए, उत्तर प्रदेश को 17 में उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालत क्या थी ये सब आप जानते हैं। आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, हमारे पास आर्थिक व्यवस्था की कोई कमी नहीं। हमारा बजट 3 गुना है, प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी है। भारतवर्ष में जीएसटी कलेक्शन में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे रहा है, जैसे गांव का खाले रहते हैं, जो खाले समझते हो बॉटम में। लेकिन आज उत्तर प्रदेश राज्य जीएसटी कलेक्शन में पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर है। हमारे आगे महाराष्ट्र रहता था, तमिलनाडु रहता था, कर्नाटक रहता था, और आंध्रा रहता था, तेलंगाना रहता था, बड़े राज्य थे, और हम सबसे नीचे की तरफ थे। आज जीएसटी कलेक्शन में हम दूसरे नंबर पर हैं, और आने वाले दिनों में हम महाराष्ट्र को भी क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि मोबाइल जिस सबके हाथ में है। पूरे भारतवर्ष में जितना मोबाइल उपयोग ना था, उसका 55% मोबाइल सिर्फ उत्तर प्रदेश बना। वाह। और बता दें आपको, अब यहाँ चिंता की बात नहीं है, लखनऊ पहले जाना जाता था, स्टेशन लिखा था मुस्कुराई की लखनऊ में, लेकिन जो दुश्मन है उनके लिए उल्टा पड़ गया। यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल बन रही। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी, अब वो मुस्कुराएंगे नहीं, लखनऊ के देख कांपेंगे। कौन सोचता था लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी? कोई सोचता था? बताओ जरा। और सबसे खास बात क्या है, अंदर की बात मैं बता रहा हूं, वो बनी तो रक्षा मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन निःशुल्क दिया है, ठीक है। अब निःशुल्क तो हो गया, जब पहले दिन उसकी डिलीवरी हुई तो हम लोग गए, भाई वो मिसाइल भारत भी यूज करता, दुनिया के कई राष्ट्र खरीदते भी हैं। तो 45 करोड़ का चेक केवल 6 महीने में बनी मिसाइलों का जीएसटी कलेक्शन का यूपी गवर्नमेंट को मिला, चेक मिला 45 करोड़।
और अगले साल हमको 200 करोड़ का चेक मिलेगा। ये है उत्तर प्रदेश की क्षमता। और उत्तर प्रदेश के लोगों में कुछ भी करने की क्षमता है। आप टारगेट तो दीजिए, अचीव करेंगे, जीत करके आएंगे, कहीं भी पूरे देश दुनिया में चले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा। आज हम 4थे नंबर पर पूरी दुनिया में है आर्थिक मोर्चे पर। और उत्तर प्रदेश राज्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। और आप सब क्योंकि शिक्षक हैं, आज हमारी हैसियत क्या है, हम 2030 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज हमारी स्थिति पूछेंगे क्या है, आज हम 350-400 बिलियन इकोनॉमी पर खड़े हैं। यह है उत्तर प्रदेश की ताकत। और आने वाले दिनों में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो आप सबने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं सब। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं और भरोसा देता हूं मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, तन मन धन से खड़ा। और आपने पूरे देश में इस संगठन को आगे बढ़ाया है। और देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से मैं कहता हूं, सभी लोग TSCT से जुड़े और इनका जो दूसरा राष्ट्रव्यापी संगठन है उससे जुड़े। हर परिस्थिति में हमारी सरकार, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से आप सबके साथ खड़ा रहूंगा। आपने यहाँ बुला करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए कहा है और आपने सरकार को धन्यवाद दिया है। मैं बहुत बहुत आप सबको आभार प्रकट करता हूँ। आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद।